We'll start with the fundamental geography. We first study the latitudes. अब हमें लैटिट्यूड्स पता है कि लैटिट्यूड्स जो है वो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अर्थ है, राइट? बट ये उससे कुछ ज्यादा है. देखिए, जब जोग्राफर्स को लैटिट्यूड्स ड्रॉ करने थे तब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती पहले उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की और उस लाइन के मिडिल पॉइंट पे उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एज ए रेफरेंस लाइन बोला, 0 डिग्री बोला, या फिर हम इसे इक्वेटर कहते हैं. उस लाइन बनाने के बाद इस लाइन से जो भी एंगल बनता है उस एंगल बनाने वाले लैटिट्यूड को वो डिग्री दी गई. यानी अगर इक्वेटर से कोई लाइन जो है 15 डिग्री बनाती है तो उसे 15 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है. अगर कोई लाइन लैटिट्यूड से 45 डिग्री एंगल बनाती है तो उसे 45 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है. और सेम एज अगर ये 90 डिग्री राइट एंगल बनाती है तो उसे पोल, नॉर्दर्न पोल या सदर्न पोल की लाइन बोली जाती है. इट्स जस्ट अ पॉइंट. यानी लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या हुई? लैटिट्यूड की डेफिनेशन ये है द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, राइट? यानी इक्वेटर है वही रेफरेंस लाइन है और वहां से जो भी कोई लाइन एंगुलर डिस्टेंस बनाती है उसी को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. अब ये देख सकते हैं कि सारे लैटिट्यूड्स जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल होना यानी सारे सर्कल का एक ही सेंटर होना. अब ये सारे अगर हम लैटिट्यूड्स अगर हम देखें तो उनके सारे सेंटर यहाँ पे इस लाइन पर आएंगे. इसीलिए लैटिट्यूड्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी कहा जाता है और उन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है क्योंकि सारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल है, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते. ऑलराइट, सो दिस इज द लैटिट्यूड. अब जो हम जानते हैं कि कुछ लैटिट्यूड्स है वो काफी प्रोमिनेंट है, काफी फेमस है. जैसे कि ये इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 23.5 एस यानी साउथ, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. और उसके बाद 66.5 नॉर्थ एंड 66.5 एस साउथ एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है. और फिर इसके बियॉन्ड जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब हम ये जानते हैं कि दो ट्रॉपिक्स के बीच का जो रीजन है उसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं और ट्रॉपिक्स और आर्कटिक सर्कल के बीच का रीजन उसे टेम्परेट जोन कहते हैं और उसको बियॉन्ड पोलर जोन कहते हैं. लेकिन ये डिवीजन कैसे बना? यहाँ पे जो ट्रॉपिकल जोन है वो हीट सरप्लस रीजन है और टेम्परेट जो जोन है वो हीट डेफिसिट रीजन है. ऑलराइट, ये डिफरेंस होने की वजह से यानी कि हीट रिसेप्शन में जो डिफरेंस आ रहा है ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट में, पोल में, इस डिफरेंस की वजह से अर्थ पे प्रेशर डिफरेंस होता है और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से अर्थ पे जो है पूरी विंड सिस्टम डेवलप हुई है. ऑलराइट, इसके बारे में हम डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे. लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि ये हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट हुआ कैसे. अगर सपोज अर्थ फ्लैट होती तो जो सनलाइट जो आ रही है वो सभी जगह पे सेम अमाउंट में मिलती. लेकिन चूंकि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप में है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो इक्वेटर रीजन है वहां पे जो सनलाइट आती है वो डायरेक्टली पहुंचती है. और आप देख सकते हैं कि ये लाइन और इस लाइन का जो आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी लेंथ जो है कम है और इस रीजन की जो लेंथ है वो ज्यादा है, राइट? यानी कि एक तो ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट जो पहुंचती है उसकी डिस्टेंस भी कम है पोलर रीजन से, और दूसरी ये कि जब भी कोई लाइट डायरेक्टली इस तरह से वो पेनिट्रेट होती है तो काफी इंटेंसिटी होती है उसकी, राइट? बहुत ज्यादा उसमें हीट होती है. जब ये लाइट जो पोलर रीजन में या टेम्परेट रीजन में पहुंचती है वो लाइट डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्स और या डिफ्रैक्ट हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है, उसकी हीट इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है. वो एक एरिया है वो इस तरह से लाइट जो है डिस्पर्स हो जाएगी. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रीजन है वहां पे हीट सरप्लस है और ये जो रीजन है वहां पे हीट डेफिसिट है. आई सी दी एक यूपीएससी प्रीलिम 1 का 2001 का क्वेश्चन है. हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू स्टेट दैट अर्थ वाज स्फेरिकल? A. Aristotle, B. Copernicus, C. Ptolemy, या D. Strabo? No, the answer is Aristotle. It's a factual question. अब पहले हमने देखा कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, इसकी वजह से उसमें हीट डेफिसिट और हीट सरप्लस रीजन बन रहा है. एक स्टेप आगे जाते हैं. अर्थ सिर्फ स्फेरिकल नहीं है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर टिल्टेड भी है. वो अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री से टिल्टेड है. इसकी वजह से दो पोजीशंस जो है वो क्रिएट होती है, दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं. एक सिचुएशन में ये होता है कि नॉर्दर्न पोल जो है वो इट इज अवे फ्रॉम द सन
अ सदर्न पोल इज क्लोजर टू द सन। इसकी वजह से ये जो रीजन है वो पूरा हीट सरप्लस रीजन बन जाता है और ये जो रीजन है वो हीट डेफिसिट रीजन बन जाता है, राइट। तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर उस टाइम पे समर होगा एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर होगा। सेम अगर अपोजिट में देखेंगे, जब नॉर्दर्न पोल इज टुवर्ड्स द सन एंड सदर्न पोल इज अवे फ्रॉम द सन, तो नॉर्दर्न पोल पे समर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। तो ये दूसरी चीज हुई स्फीयरिटिक, बिकॉज ऑफ द स्फीयरिसिटी ऑफ द अर्थ डेफिसिट, वहां अर्थ पे हीट डेफिसिट और हीट सरप्लस रीजन बनता है। दूसरी चीज यह है कि जब भी अर्थ है जो टिल्टेड है, दिस इज द रीजन फॉर सीजन ऑन अर्थ, राइट। अर्थ पे सीजन क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है। एक स्टेप फर्दर जाते हैं, अर्थ सिर्फ स्फीयर नहीं है और सिर्फ टिल्टेड नहीं है। तीसरी चीज है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। अर्थ जो है अगर इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है, उसकी वजह से चार सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। अगर वो अगर उसका सर्कुलर पाथ होता अराउंड द सन, तो जो है अर्थ हमेशा सन से इक्वल डिस्टेंस पे रहती, राइट। बट बिकॉज ऑफ दिस इलिप्टिकल पाथ, ये जो दो पोजिशंस है वहां अर्थ जो है वो सन से फार्देस्ट होगी, सबसे दूर होगी, और ये दो पोजिशंस है वहां सन के साथ वो इक्वली वो है नजदीक होगी। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये दो पॉइंट्स इलिप्टिकल पाथ के एंड्स पे, ये दो पोजिशंस में अगर हम सिचुएशंस को देखें, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे नॉर्दर्न पोल इज टुवर्ड्स द सन एंड सदर्न पोल इज अवे फ्रॉम द सन। यहाँ पे समर है, यहाँ पे विंटर है, लेकिन यहाँ के समर में कोई एक ऐसा दिन होगा जो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा, यानी इस समर में उनकी डे लेंथ सबसे ज्यादा होगी और इसको हम समर सॉल्स्टिटाइज कहते हैं, राइट। वो लेट जून में आता है। इसके रिवर्स साइड पे अगर हम देखें, जब सदर्न पोल इज टुवर्ड्स द सन एंड नॉर्दर्न पोल इज अवे फ्रॉम द सन और यहाँ पे विंटर है और यहाँ पे समर है, तब सदर्न हेमिस्फीयर की समर में एक ऐसा दिन होगा जो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा, जिसे विंटर सॉल्स्टिटाइज कहते हैं। देखिए अब ये सदर्न हेमिस्फीयर में ये समर में ही लॉन्गेस्ट है, फिर भी उसको विंटर सॉल्स्टिटाइज कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि एक तो इस टर्म से उसको डिफरेंशिएट करना है, प्लस हमें रेफरेंस लेते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उस टाइम पे विंटर है, तो इसीलिए ये जो विंटर सॉल्स्टिटाइज हो रहा है वो लेट दिसंबर में हो रहा है, तो इसे हम विंटर सॉल्स्टिटाइज कहते हैं। अब ये दो जो पोजीशंस है जो इक्वल डिस्टेंस पर है सन से, यहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट्स होती हैं, तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। अगर वो स्प्रिंग सीजन में आती है तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, अगर इसे ऑटम सीजन में आती है तो उसे ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, राइट। ये जो चीज है ये याद रखनी चाहिए, क्योंकि सीडीएस 2014 में ही क्वेश्चन आया था, उसमें टेबल दिया था और एक टेबल ए में लिखा था कि विंटर सॉल्स्टिटाइज, समर सॉल्स्टिटाइज, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। टेबल बी में ऐसा लिखा था कि जून, दिसंबर, सितंबर, मार्च। तो हमें याद रखना है कि समर सॉल्स्टिटाइज जून में आता है, विंटर सॉल्स्टिटाइज दिसंबर में आता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च में और ऑटम इक्विनॉक्स इन सितंबर। यूपीएससी प्रीलिम 2013 क्वेश्चन, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द डे टाइम and night time from season to season are due to Earth rotation on its axis, B, Earth revolution around the sun in an elliptical manner, yes, C, latitudinal position of the place, या D, revolution of Earth on tilted axis. Let's see. Earth rotation on its axis तो नहीं आ सकता, क्योंकि अक्स अपने एक्सिस पर रोटेट होने की वजह से क्या होता है, सीजन्स आ रहे हैं। क्यों? अर्थ पे विंटर और समर है, सिर्फ उसी से वही पता चलता है। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस सिर्फ ये बताता है कि वो हीट सरप्लस रीजन में है या हीट डेफिसिट रीजन में है। रिवोल्यूशन ऑन अर्थ टिल्टेड एक्सिस सेम एज ए, क्योंकि वो टिल्टेड है तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी सीजन है वो अर्थ पे आ रही है। बी इज द रीजन। उसके लिए मैं आपको फिर से स्लाइड पे ले जाती हूँ। देखिए, जब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, उसका लॉन्गेस्ट डे है, फिर जब वो पास होके यहाँ पे आती है तब उसकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे और नाइट के टाइम इक्वल हो जाते हैं। फिर जब अर्थ इस पोजीशन में पहुंचती है तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट जो है वो शॉर्टर हो जाएगी, वो लॉन्गर हो जाएगी, और डे है वो शॉर्टर हो जाएंगे। फिर जब इस पोजीशन में आती है तब डे और नाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल पाथ है इसकी वजह से डे और नाइट टाइम में डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट।
डे लाइट सेविंग इन टेम्परेट रीजन। हमने पढ़ा कि समर में अगर आता है तो जो डे लेंथ होती है वो ज्यादा हो जाती है, विंटर जब आता है तो डे लाइट जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में ये जो वेरिएशन है वो जल्दी नहीं दिखाई देता। जैसे कि इंडिया में हमारे यहाँ समर में अगर सनसेट 6:37 होता है तो विंटर में शायद 6 होता है, राइट। तो डिफरेंस जो है सीजन टू सीजन जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम है, शायद 1 घंटे या 1.5 घंटे का। लेकिन जब हम ट्रॉपिक से पोलवर्ड्स जाते हैं तब ये जो सीजन टू सीजन डे और नाइट टाइम में जो वेरिएशन आता है वो बढ़ता ही जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 1 घंटा है तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इस तरह से जो है वेरिएशन बढ़ता जाता है। इसको मैं अपने खुद के 2 एक्सपीरियंसेस से आपको समझाना चाहती हूँ। एक एक्सपीरियंस है मेरा मॉस्को रशिया में और दूसरा है अलास्का में इन यूएसए। तो मैं मॉस्को गई थी रशिया में व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। तो जब हम मॉस्को पहुंचे तो मैं स्कूल ट्रिप पे गई थी। तो टीचर्स ने बोला कि जैसे हम होटल पे रुके मॉस्को में तो टीचर्स ने बोला कि यू ऑल गो टू स्लीप, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे पे फ्लाइट कैच करनी है, इस्तांबुल जाना है। तो हम सब रूम में पहुंच गए। मैम ने बोला कि देखो क्लॉक में भी 10 o'clock हो गए, 10 PM रात के सो जाओ। अब रात के 10 बजे, लेकिन हमने खिड़की से देखा तो इट वॉज क्वाइट डे लाइट लाइक दिस। अगर हम इंडिया में 4 से 5 बजे होते हैं शाम के, उतनी डे लाइट थी तब रात के 10 बजे। तो हमें काफी सरप्राइज हुआ कि रात के 10 बजे मैम बोल रहे हैं और बाहर तो इतनी सनलाइट है, कैसे सोए जाए, राइट। तो इस रीजन में ये होता है कि जो नाइट उनकी होती है समर में बहुत ही लेट होती है। दूसरा एक्सपीरियंस है अलास्का में, वो तो मैं 2 साल पहले ही गई थी। अलास्का में ये हुआ कि समर में गए थे, पूरी ट्रिप, जब पूरे डे की ट्रिप खत्म हो जाती है होटल पर आते हैं तो जो टूर गाइड्स होते हैं दे विश अस गुड नाइट, कल मिलते हैं। लेकिन गुड नाइट जब वो विश करता अजीब लगता था क्योंकि नाइट तो हुई नहीं थी। तभी डे लाइट जो होती है उसी में वो लोग गुड नाइट विश करते हैं। मेरे पूरे 20 डेज के स्टे में अलास्का में मैंने कभी नाइट में वहां पे डार्कनेस नहीं देखी। डे लाइट में सोते थे, डे लाइट में उठते थे, राइट। तो वहां पे इस रीजन में क्या होता है कि रात सिर्फ 4-5 घंटे की होती है और डे लेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसका रिवर्स विंटर में होता है कि उनको लेंथ ऑफ द नाइट इज इंक्रीज्ड, और नाइट टाइम ज्यादा होता है और 4-5 बजे अंधेरा हो जाता है विंटर में। तो ये जो रीजन है टेम्परेट रीजन, वो लोग ने क्या कुछ मैकेनिज्म डेवलप किया है। उन्होंने क्या किया कि जब भी उनका विंटर आता है तब उनको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, और वो लोग भी कुछ हैबिचुअल हो गए होते हैं कि वो जब भी एक डे आता है तब वो अपनी घड़ी जो है वो 1-2 घंटे आगे कर देते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उस हिसाब से। तो उससे क्या होता है कि उनकी डे की शुरुआत जल्दी हो जाती है, 1-2 घंटे जल्दी। सपोज पहले उनका ऑफिस टाइमिंग जो है 10 to 5 रहता है, तो 2 घंटे आगे करने से क्या होता है कि फ्रॉम 8 o'clock दे विल स्टार्ट द डे, राइट। नेचुरली 8 o'clock स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब 4-5 बजे जब नाइट हो जाती है तब उनके जो है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज नहीं कर पड़ती, मतलब ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए, वर्किंग आवर्स कंटिन्यू करने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम नहीं करनी पड़ती, और जो है उनका मैक्सिमम वर्किंग आवर जो है वो नेचुरल सनलाइट में ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करने का, एनर्जी कंजर्वेशन का, और इसी हिसाब से अपनी घड़ी को 1-2 घंटे आगे करने का जो सिस्टम है उसे डे लाइट सेविंग कहते हैं इन टेम्परेट रीजन्स। नाउ विल स्टडी द लॉन्गिट्यूड्स। अब जोग्राफर्स ने जब इक्वेटर ड्रॉ करना था तब उन्होंने नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइन ड्रॉ करके एक मिडिल पॉइंट पे एक लाइन बना दी और रेफरेंस लाइन मिल गई। लेकिन लैटिट्यूड तो हमने मिल गया, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के लिए कैसे रेफरेंस लाइन मिले, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी लेंथ सेम है, सारे एक ही तरह के दिखते हैं, तो फिर वहां पे रेफरेंस लाइन कैसे मिलेगी। तो जोग्राफर्स ने यहाँ पे ग्रीनविच एक सिटी है यूके में नियर लंदन, वहां से पास होती लाइन को लॉन्गिट्यूड्स का रेफरेंस लाइन यानी 0 डिग्री लाइन बनाया। अब वहां पे ही क्यों बनाया, ये जो ग्रीनविच प्लेस है वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, जब ये जोग्राफर्स का कनक्लेव हुआ था जहां पे उन्होंने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड डिसाइड किए थे, मोस्ट ऑफ द जोग्राफर्स बिलोंग टू दिस ऑब्जर्वेटरी। प्लस ये जो कनक्लेव हुआ था तब जो कॉलोनाइजेशन पीरियड चल रहा था, या फिर हम जिसे इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड कहते हैं, तो उस टाइम पे यूके वॉज द लीडर ऑफ द कंट्री, लीडर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक ग्रेट ब्रिटेन वॉज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे इसकी वजह से जो भी रेफरेंस लाइन चूज की गई वो यूके से पास होती हुई, ग्रीनविच से पास होती लाइन चूज की गई। दिस इज द 0 डिग्री। इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं।
अब ग्रीनविच से यहाँ पे 180 डिग्री वेस्ट की लाइन बना दी, सारे 180 डिग्री सारे लॉन्गिट्यूड्स बना दी। इस ईस्टर्न साइड पे भी सारे 180 डिग्री के लॉन्गिट्यूड्स बना दिए। तो यहाँ पे इसकी अपोजिट में जो लाइन मिलेगी वो होगी 180 डिग्री, एग्जैक्टली अपोजिट टू ग्रीनविच मेरिडियन। और इस लाइन का भी इंपॉर्टेंस है जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट में 180 डिग्री ग्रीनविच इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो ऐसे जिगजैग है, कोई भी लॉन्गिट्यूड है वो इस तरह से जिगजैग नहीं है, इट्स स्ट्रेट लाइन। ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों जिगजैग है? क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन का मीनिंग ये है कि जब भी कोई इसको क्रॉस करता है तब हमें डेट चेंज करनी पड़ती है। जो यहीं से मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द रशिया और यहाँ पे न्यूजीलैंड। तो यहाँ से जो है अर्थ पे जब फर्स्ट सनलाइट होती है, हम ऐसा मानते हैं कि यहीं से हमारे दिन की अर्थ पे शुरुआत होती है। फर्स्ट डे ऑफ एनी ईयर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम हियर, और फिर यहाँ से वो डे जो है खत्म होता है। अगर इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते दिस इज द रशिया, ये अलास्का है, ये कनाडा है, और ये है यूएसए। अलास्का इज द 50th स्टेट ऑफ द यूएसए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसए यहाँ पे, लेकिन अलास्का है जो है वो यहाँ पे है। वो पहले रशिया का पार्ट था लेकिन यूएसए ने उसे खरीद लिया था। यहाँ पे जो आइलैंड है उसे अल्यूशियन आइलैंड्स कहते हैं। यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उसे पैसिफिक आइलैंड्स कहते हैं। ये जो आइलैंड्स है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रोनेशिया, मलेनेशिया एंड पॉलिनेशिया। ये आइलैंड्स को आपको स्टडी करना चाहिए क्योंकि ये जो आइलैंड्स है वो अभी काफी न्यूज में है। पहले जो थे ये आइलैंड काफी निग्लेक्टेड थे, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज के जो सारे नेगोशिएशन हो रहे हैं तो उसमें ये कंट्रीज काफी वोकल हो गए हैं। ऑब्वियसली क्योंकि अगर सी लेवल राइज होगा तो सबसे ज्यादा डैमेज इन कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा, राइट। इन जो ये सारे जो आइलैंड्स हैं उसके आप पॉलिटिकल मैप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारे आइलैंड्स जो हैं वो आज यूके, यूएसए, फ्रांस और न्यूजीलैंड के अंडर में है, राइट। उनकी वो ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ पे एक आइलैंड है जो 2014 में काफी न्यूज में रहा था, वो है मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड में ऐसा इश्यू हुआ था कि पहले वो जापान की कॉलोनी था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया और वो यूएसए ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। जब ये आइलैंड यूएसए के अंडर में आया तब यूएसए ने वहां पे काफी सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए, हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग की, और हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग उसके लिए इतनी डिवास्टेटिंग थी कि उसके आइलैंड जो है वो सबमर्ज हो गए, कुछ आइलैंड सबमर्ज भी हो गए। और आज भी ये जो रीजन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेडियोएक्टिविटी रेडिएशन से इफेक्ट हुआ रीजन है। तो मार्शल आइलैंड ने 2014 में ना सिर्फ यूएसए बट सारे जो वर्ल्ड के न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस किया हुआ है, इंक्लूडिंग जिसने एनपीटी साइन नहीं की है, इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान। सॉरी, इंडिया, इजराइल एंड पाकिस्तान, इन तीनों कंट्री के अगेंस्ट में भी उसने केस किया हुआ है। तो मार्शल आइलैंड इसलिए न्यूज में है, इट इज इन द माइक्रोनेशिया। और एक आइलैंड जो है अभी न्यूज में रहा वही फिजी। वहां पे इंडियन डायस्पोरा काफी ज्यादा तादाद में है। कोलोनाइजेशन के टाइम पे इंडियन डायस्पोरा वहां पे थी, और अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड फिजी इन 2014। तो देखिए उनकी लोकेशन, सारे आइलैंड्स के आप उनके लोकेशंस देखिए, राइट। दिस रीजन इज इन द न्यूज। तो मैं ये कहना चाहती थी कि छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर से अगर इंटरनेशनल डेटलाइन पास हो रही होगी तो क्या होगा कि एक ही कंट्री में 2-2 डेट्स हो जाएंगी और उसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। और ये सारी कंट्रीज है वो बहुत ही छोटे छोटे डिस्पर्स आइलैंड्स हैं। तो इसलिए ज्योग्राफर से ये डिसाइड किया कि हमें जो है इंटरनेशनल डेटलाइन सिर्फ वाटर बॉडी से पास होनी चाहिए, ना ही किसी लैंड से, राइट। ताकि जो लैंड पे रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, सिर्फ जो ओशन फेयरिंग वेसल्स है या एयरलाइंस है उन्हीं को सिर्फ डेट चेंज करनी पड़े। इसीलिए जो है ये इंटरनेशनल डेटलाइन वो इस तरह से जिगजैग की गई है कि ताकि कोई सी कंट्री के बीच में से पास ना हो पाए। दिस इज द इंटरनेशनल डेटलाइन। अब मैंने बताया कि जो डेट की शुरुआत होती है वो इस तरह से होती है। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, बट सन की मूवमेंट की वजह से हमें अपेरेंटली ऐसा लगता है कि सन इज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बट अर्थ की जो मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो उसे अपेरेंटली ये होता है कि यहां से हमारी जो है दिन की शुरुआत होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है 360 डिग्री, क्योंकि वो स्फीयर है तो 360 डिग्री वो मूव करेगी। अब 360 डिग्री मूव अर्थ जो है वो 24 घंटे में करती है।
इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है एक घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। इसे हम आगे भी ले जा सकते हैं कि अर्थ जो है वो 1 डिग्री 4 मिनट में कंप्लीट करती है, बट हम यहीं तक रखते हैं कि 1 घंटे में जो है अर्थ है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक ट्रैवल करती है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, यहां से इंटरनेशनल डेटलाइन ऐसे पास हो रही है, ये अलास्का है, ये रशिया है, ये अलास्का है। यहां से इस तरह से इंटरनेशनल डेटलाइन पास हो रही है, ये अलोशन आइलैंड है। अगर यहाँ पे दिन है तो इंटरनेशनल डेटलाइन के वेस्टर्न साइड पे यहाँ पे 31 दिसंबर की मॉर्निंग होगी, लेकिन अलास्का में एक दिन पीछे इंटरनेशनल डेटलाइन के ईस्टर्न साइड पे होगी। इसकी वजह से एक दिन पीछे यहाँ पे 30 दिसंबर की मॉर्निंग होगी, राइट। इसलिए अगर यहाँ पे रशिया में वो लोग 30 दिसंबर की नाइट को अगर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अलास्कन पीपल नहीं सेलिब्रेट कर सकते, क्योंकि वो अभी भी 30 दिसंबर में है। लेकिन अगर उनको भी अगर ये पार्टी एंजॉय करनी है तो वो इंटरनेशनल डेटलाइन को वेस्टर्न साइड पे क्रॉस करके रशिया आ जाएंगे और वो लोग भी जो है वो न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, राइट। और फिर जब रशिया में पूरा अर्थ जो है 360 डिग्री कवर कर देगी और रशिया में जब 1 जनवरी आ जाएगी तब रशियन पीपल जो है वो भी अलास्का जा पाएंगे, क्योंकि वहां पे 31 दिसंबर चल रही होगी, वहां पे न्यू ईयर पार्टी चल रही हो, वहां पे फिर वो लोग न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करके वापस आ सकते हैं। बट दोनों कंट्री के बीच में इतने अच्छे रिलेशंस भी नहीं है। अलास्का इस पार्ट ऑफ यूएस है, तो ऐसा जंपिंग कर पाए। इससे हमें ये पता चलता है कि वेस्टर्न साइड अगर ये जो इंटरनेशनल डेटलाइन है इससे हम वेस्टर्न साइड जाएंगे तो हमें एक दिन है जो वो लॉस होगा, ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो एक दिन हमें गेन होगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आप देखें रशियन 31 मॉर्निंग से अगर यहाँ पे जाते हैं तो 30 दिसंबर है, मतलब वो तो 30 दिसंबर है, वो जी चुके हैं पूरा दिन, राइट। इसलिए उनके लिए वो एक गेन है। लेकिन अलास्का के पीपल अगर रशिया में जाएंगे तो उनके लिए तो पूरा 30 दिसंबर का दिन ही उनके लाइफ में से चला जाएगा, राइट। तो दिस इज द लॉस ऑफ 1 डे स्टैंडर्ड टाइम। अभी हमने ये तो डिसाइड कर लिया इंटरनेशनल डेटलाइन से कि डेट कैसे पूरी इंटरनेशनली मैनेज होती है, लेकिन इंटरनेशनली टाइम कैसे मैनेज होता है तो वो ग्रीनविच मेरिडियन से होता है। ज्योग्राफर से ये डिसाइड किया कि हर एक कंट्री को 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। एक स्टेप ये कि जो भी कंट्री जितने लॉन्गिट्यूड के बीच में आ रही है उस सारे लॉन्गिट्यूड्स में कोई एक लॉन्गिट्यूड है वो कोई कंट्री चूज कर ले और उसे अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है और वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसका हम डिफरेंस फाइंड करके कैलकुलेट करके ये डिसाइड कर लेंगे कि उस कंट्री का क्या टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। इंडिया जो है 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट के बीच में जो है लोकेटेड है। इंडिया ने यहां से मिडल से यहाँ पे इलाहाबाद है, नियर इलाहाबाद से पास होती एक लाइन को इंडिया ने 82.5 डिग्री ईस्ट को इंडिया ने अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर किया है। अब ये होता है कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है फ्रॉम ग्रीनविच टू 82.5 डिग्री ईस्ट। ग्रीनविच 0 डिग्री पर है और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री है। हमने पहले देखा कि 15 डिग्री टू 1 आवर 15 डिग्री मूव करने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 82.5 डिग्री करने के लिए 5.5 आवर्स। और इंडिया जो है ईस्टर्न साइड पे है, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, यानी इंडिया में जो है सनराइज ग्रीनविच मेरिडियन से पहले होता है, राइट। इसीलिए हमें वहां से जो भी टाइम है ग्रीनविच मेरिडियन का उससे हम 5.5 आवर्स ऐड करने हैं। इसलिए अगर ग्रीनविच मेरिडियन पे 12 बजे होंगे, सॉरी, तो वहां पे हमारे यहाँ 5.5 यानी 5:30 PM हुए होंगे। चाय बागान टाइम इश्यू। अब ये एक ऐसा इश्यू है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तब उन्होंने जब 150 ईयर्स अगो उन्होंने जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां के लिए एक अलग टाइम जोन किया था, जिसे चाय बागान टाइम जोन कहते हैं। चाय बागान नाम से पता चलता है इट इज फॉर द टी प्लांटर्स। जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब यूरोपियन टी प्लांटर्स थे, राइट, तो उसके लिए ये अलग टाइम जोन था। ये अलग टाइम जोन क्यों था? उसका रीजन ये है कि जो हमारा ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे अगर सनराइज हो रही है और यहाँ पे सनराइज हो रही है, तो ये जो टाइम डिफरेंस है अराउंड 1 आवर है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अगर गुजरात का देखें तो अराउंड 2.5 आवर्स का डिफरेंस है। तो टी प्लांटर्स, उन यूरोपियन टी प्लांटर्स की कन्वीनियंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे उनका अलग एक टाइम जोन चाय बागान टाइम जोन बनाया था, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे आगे था,
लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब गवर्नमेंट ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और पूरे इंडिया को एक ही टाइम जोन में ला दिया। उसके पीछे भी वैलिड रीजन था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे इंडिया में इतनी कम्युनिकेशन लाइंस बनी हुई नहीं थी, इतनी ट्रांसपोर्टेशन लाइंस नहीं थी, काफी इलिटरेसी और पॉवर्टी थी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव काफी चैलेंजिंग हो जाता अलग अलग टाइम जोन में डील करने का। तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 2000 के अराउंड में फिर से इन स्टेट्स में अलग टाइम जोन की डिमांड हुई। इसे 2007 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक फिजिबिलिटी स्टडी की कि अलग से अगर टाइम जोन अगर हम करते हैं तो इज इट फिजिबल और नॉट। तो फिर भी उसके बाद उनकी स्टडी के बाद ये कंक्लूड किया गया कि वो काफी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजिंग हो जाएगा और गवर्नमेंट ने फिर से वो डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। ये था पूरा इश्यू 2014 में न्यूज में, क्योंकि जनवरी 2014 में जो आसाम के सीएम है उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि चाहे जो भी हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल करे ना करे, हम जो है वो चाय बागान टाइम जोन को अप्लाई करके रहेंगे, राइट। तो दिस इश्यू इज बर्निंग। आगे अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं कब ये अप्लाई करना वो स्टार्ट करे या शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो अप्रूव कर दे और इंडिया में 2 टाइम जोन्स आ जाएं, राइट। मैं चाहती हूँ आप इसको न्यूज को ट्रैक कीजिए। अभी इट इज द बर्निंग इश्यू और ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा टाइम जोन्स नहीं हो सकता है। बहुत सारी कंट्री में मल्टीपल टाइम जोन्स है, जैसे रशिया में 8 टाइम जोन है, 8। ये जो भी अलग अलग कलर्स है उसके अलग अलग टाइम जोन्स हैं और यूएसए में भी 5 टाइम जोन्स हैं। सो एनी कंट्री कैन हैव मल्टीपल टाइम जोन्स। अगर उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है तो वो अपनी कन्वीनियंस के लिए मल्टीपल टाइम जोन सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसी कंट्री जिसका हॉरिजॉन्टल लेंथ हो, अब श्रीलंका चाहे तो नहीं हो सकता। मैंने जो टाइम जोन्स बताया उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इफ 12 noon at Greenwich Meridian, what is the time at 75 degree east? Now डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे। ग्रीनविच 0 डिग्री, 75 डिग्री, डिफरेंस इज 75 डिग्री। 15 डिग्री इज टू 1 आवर, तो 75 डिग्री 5 आवर्स, राइट। अब ये जो है ईस्टर्न साइड पर है तो हमें ऐड करना है 12 + 5 5 PM। एक वेस्टर्न साइड का एग्जांपल लेते हैं। इफ 12 noon at GMT, what is the time at 30 degree west? Difference is 30. Yeah, very smart people. 15 degree to 1, 30 degree to us. We'll minus them. 12 minus 2, 10 M. Now, a tricky question. Now, that is not so easy. If it is 10 AM in Indian Standard Time, then what would be the local time at Shillong on 92 degree east longitude? 9.30 AM, 10.30 AM, 12.22 AM और 9.22 AM। ठीक है, मैं इसके लिए हिंट देती हूँ कि अब ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, राइट। तो उससे रेफरेंस से पहले हम ग्रीनविच मेरिडियन का टाइम फाइंड करेंगे और ग्रीनविच मेरिडियन के टाइम से हम 92 डिग्री ईस्ट का डिफरेंस फाइंड करके कैलकुलेट करेंगे। ये मैं चाहती हूँ आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए व्हेन यू गो होम। द आंसर विल बी बी। मैं यहाँ से कुछ मैप बेस्ड एक्सरसाइज आपको करवाना चाहती हूँ। मेरे हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ लोकेशंस मैप बेस्ड क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगी ताकि एक फाउंडेशन क्रिएट होता जाए जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी लूंगी, राइट। तो थोड़ी थोड़ी जो है आप अभी से एटलास से प्लेसेस से थोड़े फैमिलियर होते जाएं, इसलिए मैं सारे मेरे लेक्चर्स में कुछ ना कुछ एटलास बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रीलिम 2006 क्वेश्चन। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि प्रीलिम में कैसे कैसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज इक्वेटर पास। इनमें से कौन सी कंट्री में से इक्वेटर जो है वो पास होता है? ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। बी कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। सी ब्राजील, सूडान एंड मलेशिया। डी वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। अब में से ब्राजील जो है वो एक ऐसी कंट्री जहां से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होते हैं। ये मैंने एक हिंट दे दी है। ये जो है मैं आप चाहती हूँ खुद आप एटलास खोलें और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आंसर मिल जाएगा तो आपको वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि आज आप एटलास खोलें, राइट। मैं इतना बात देती हूँ कि जाम्बिया जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज है, मलेशिया एंड एशिया। कोलंबिया जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। केन्या अफ्रीकन, इंडोनेशिया एशिया कंट्री, सूडान अफ्रीकन कंट्री, वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री, इथियोपिया अफ्रीकन कंट्री। दूसरा ये ऐसी ही आपकी एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नियरेस्ट टू द इक्वेटर।
कोलंबो, जकार्ता, मनीला और सिंगापुर? That's correct. Colombo is a city of Sri Lanka, Jakarta, Indonesian capital, Manila, capital of Philippines, and Singapore. पर स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप इन सब की लोकेशंस देखें, आप एटलास में जाके देखें कि कितने इक्वेटर से दूर है, कितने नजदीक है. प्रीलिम 2008 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज द नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेडलाइन? अब स्ट्रेट यानी एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है. वो बड़ी सीज हो सकते हैं दो, या फिर दो ओशंस को कनेक्ट करती हुई एक नैरो वाटर बॉडी को हम स्ट्रेट कहते हैं. अब ऐसी इन ऑप्शन में से कौन सी स्ट्रेट है जो इंटरनेशनल डेडलाइन से सबसे ज्यादा नजदीक है? यस, मलाक्का स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. वो है बेरिंग स्ट्रेट. मैंने बताया था कि जो रशिया था और अलास्का के बीच में जो नैरो बॉडी थी उसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं. चलिए इस सभी स्ट्रेट को हम डिटेल में स्टडी करते हैं. साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ये. यहाँ पे इंडिया के पास में यहाँ पे ये म्यांमार है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. थाईलैंड है, वो इतना है और इसे मलैन पेनिनसुला कहते हैं. ये जो पतली सी नेक है उसे इस्थमस ऑफ क्रा कहते हैं. थाईलैंड का पार्ट है ये. और ये जो है सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, दिस इज जावा आइलैंड. और यहाँ पे जो है वो बाली आइलैंड्स और ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. सुमात्रा आइलैंड और मलिन पेनिनसुला के बीच में जो वाटर बॉडी है नैरो, इसे स्टेट ऑफ मलाक्का कहते हैं. और यहीं पे है सिंगापुर. ये जो स्टेट है वो इस पूरे रीजन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है. सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना यानी कि जो भी ट्रेड है पूरा वर्ल्ड का वो इस लाइन से पास हो रहा है. अब देखिए यहाँ पे जो भी कंट्रीज है, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया या फिर जापान, सारे इन कंट्रीज का जो ट्रेड है अगर एशिया और अफ्रीका में जाता है तो वो इस स्ट्रेट से पास होता जाता है. इवन इंडिया और जो गल्फ कंट्रीज है, वो अफ्रीकन कंट्रीज है, उनका सारा जो ट्रेड जो ईस्ट एशिया से जुड़ा है वो इस स्ट्रेट से पास होता है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन. अब ये जो रीजन है पूरा साउथ ईस्ट एशिया का, वहां पे मैरीटाइम पायरेसी जो है उसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं. राइट, मैरीटाइम पायरेसी होना यानी कि जो पायरेट्स होते हैं वो जो इंडस्ट्रियल या इस तरह से ट्रेड के वेसल्स होते हैं उनको वो लोग कैप्चर करते हैं थ्रू गन पॉइंट्स, और फिर उनको कैप्चर करके उनको बूटी या रैंसम डिमांड करते हैं. तो ये जो मैरीटाइम पायरेसी वो काफी डैमेजिंग है इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए. तो इस रीजन में मैरीटाइम पायरेसी बढ़ने की वजह से स्टेट ऑफ मलाक्का की सेफ्टी पे काफी क्वेश्चंस हुए हैं. इसलिए इंडिया और चाइना की जो हमारी वॉरशिप्स होती है इट पेट्रोलिंग नियर दिस एरिया कि ये जो मलाक्का स्टेट है वो सेफ रह पाए. राइट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट. दूसरे एक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, वो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा. ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे मैक्सिको है और ये जो टिप दिखाई दे रही है ऐसी यूनाइटेड स्टेट की, यहाँ पे उसका फ्लोरिडा स्टेट है. राइट, इसलिए उसको यहाँ पे जो एक स्ट्रेट पास हो रही है, यहाँ पे जो आइलैंड्स है उसे ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज कहते हैं. यहाँ पे कंट्रीज है जैसे क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक. तो ये सारी कंट्री जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है. इन दोनों के बीच में जो लाइन, ये नैरो जो वाटर स्टेट है उससे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहते हैं. इट इज कनेक्टिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको टू अटलांटिक ओशन. अब ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है क्योंकि यहाँ से जो है सल्फर पाया जाता है. सल्फर एक ऐसा मिनरल है जो लैंड पे या कॉन्टिनेंट्स पे काफी रेयरली मिलता है. राइट, लेकिन ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां पे एबंडेंस अमाउंट जो है वो सल्फर मिल रहा है. तो इसीलिए गल्फ ऑफ मैक्सिको के यहाँ पे काफी इंडस्ट्रियल सिटीज है यूएसए की, और इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पूरा ट्रेड है वो इस स्ट्रेट से पास होता है. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आप देख सकते हैं पूरा मेडिटेरियन सी है, ये नॉर्थ अफ्रीका है, दिस इज द यूरोप यहाँ पे. अब जब अटलांटिक ओशन में से हमें मेडिटेरियन ओशन में जाना है तो इस स्ट्रेट से पास होना ही पड़ेगा, और यह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. इट इज द एक्सेस और इनलेट टू द मेडिटेरियन सी. और ये जो पूरी कंट्री, उनका पूरा जो ट्रेड है वो यहाँ से पास होगा. इवन जो यहाँ पे गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे पाइपलाइंस बनाई हुई है कि ताकि वो मेडिटेरियन सी से पास होके यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अपना सी जो है वो एक्सपोर्ट कर पाए, पेट्रोल जो है वो एक्सपोर्ट कर पाए. क्यों? क्योंकि अगर जो अरेबियन कंट्रीज है उसको अगर यूएसए पेट्रोल अगर उनको एक्सपोर्ट करना है तो पूरा अफ्रीका घूम के उनको जाना पड़ेगा.
दिस इज द वेरी शॉर्टेस्ट रूट कि वहां पे उन्होंने पेट्रोलियम पाइपलाइंस बने हुए और यहीं से जो है उनका पूरा पेट्रोलियम जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में, मतलब नॉर्थन अमेरिका, साउथर्न अमेरिका में यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। और इस रीजन का भी पूरा जो यूरोपियन ट्रेड्स है वो भी इस ट्रेड पर डिपेंडेड है। अब इस ट्रेड का जो आप पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे तो ये नजर आता है यहाँ पे एक कंट्री है स्पेन और यहाँ पे मोरक्को, तो हमें लगेगा कि जिब्राल्टर स्टेट इज बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्रेट है इसका ये 2 पॉइंट के जो इतना सा छोटा सा लैंड है वो यूके ने ऑक्यूपाई किया हुआ है सिंस द कॉलोनाइजेशन टाइम। तो इसकी वजह से जो है जिब्राल्टर स्टेट इज ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके। और ये जो जिब्राल्टर एरिया है वो भी काफी न्यूज में रहता है। उसका रीजन ये है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है उसको ये रीजन अपनी मेनलैंड कंट्री में मर्ज कर देना है। जैसे इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद दीव दमन, गोवा और पांडिचेरी सबको अपने में मर्ज कर लिया था, तो स्पेनिश गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये जो जिब्राल्टर है वो उनके अंडर में आ जाए, उनके पूरे मेनलैंड कंट्री में मर्ज हो जाए। अब लेकिन सामने भी तो यूके है, वो काफी ट्राई कर रहा है स्पेनिश कंट्री कि वो कुछ नेगोशिएशन यूके से कर पाए। 2002 में उसने कुछ सीक्रेट टॉक्स चालू किए यूके के साथ में, और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि स्पेन और यूके दोनों मिलके इस जगह पे जो है वो रूल करेंगे। फिर यहाँ पे रेफरेंडम रखा गया। रेफरेंडम होना यानी कि पूरे पब्लिक में ओपन एक वोटिंग होती है और वोटिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाँ या ना, और उसका जवाब जो है वो वहां की पूरी जो पब्लिक होती है वो देती है। इसे रेफरेंडम कहते हैं। तो वहां पे इस तरह का रेफरेंडम रखा गया, उनको पूछा गया कि क्या आप दोनों कंट्रीज के कंबाइंड रूल को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं है। तो वहां की जिब्राल्टर की जो पब्लिक है जो उन्होंने 98% वोट से इस बात को रिजेक्ट कर दिया, और अभी भी वहां पे यूके की जो है वो रूल है। 2014 में स्पेनिश गवर्नमेंट ने फोर्स यूज किया। उन्होंने जिब्राल्टर तक पहुंचने वाले सारे जो सप्लाईज हैं, फूड या पेट्रोलियम एनर्जी सप्लाईज, उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया उन्हें, ताकि इन लोगों को जो है वो सरेंडर के लिए प्रेशर किया जाए कि वो स्पेनिश में मर्ज हो जाए। वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुआ, यूके भी इंटरवीन हुआ और फिर जो है मामला तो ठंडा हो गया। और लेकिन अभी भी जिब्राल्टर में यूके का ही रूल है, राइट। तो हमें ये याद रखना है कि जिब्राल्टर इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ यूके, नॉट इन अंडर स्पेन और मोरक्को। यूपीएससी क्वेश्चन प्रीलिम 2009, consider the following countries. One is the Australia, second is the Namibia, third is the Brazil, fourth is Chile. Through which of the above does the Tropic of Capricorn pass? मैंने बताया था कि ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जो जहां से कैप्रिकॉन और इक्वेटर दोनों पास होता है, बट क्वेश्चन के ऑप्शंस हमें पहले स्टडी करने चाहिए। ओनली 1, 2, 3 and 4, 1, 2 and 3 and 1, 2, 3, 4, ऑल ऑफ देम। एटलस आप ओपन कीजिए और प्लीज स्टडी कीजिए। आज हमने क्या पढ़ा, कुछ फंडामेंटल्स पढ़े हमने, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, रीजन फॉर सीजन ऑन अर्थ, राइट, टाइम जोन्स के बारे में पढ़ा। कुछ सेल्फ स्टडी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप अब देखिए एनसीईआरटी जो है वो फंडामेंटल है हमारा, वो किसी भी कीमत में उसको स्किप नहीं करना चाहिए। 8 to 12 स्टैंडर्ड ज्योग्राफी हमें एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी ही है, उसके सब्स्टिट्यूट कोई नहीं हो सकता। फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग क्रिएट नहीं हो सकती। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए लागू होता है। ज्योग्राफी के लिए भी आपको एनसीईआरटी स्टडी करनी है। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 अगर आप पढ़ेंगे तो ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और टाइम जोन्स के आप स्टडी कर पाएंगे। मैप में मैं आपको चाहती हूँ कि आप जब अपना एटलास ओपन करें तो ग्रीनविच मेरिडियन और आईएसटी को कैसे स्टडी करें। जब आप ओपन करेंगे वर्ल्ड मैप तो उसमें क्या कीजिए, पॉलिटिकल मैप में, कि ग्रीनविच मेरिडियन की जो लाइन उसे कोई भी कलर पेन से उसे अलग से ड्रॉ कीजिए ताकि वो पूरे मैप से अलग दिखे, और फिर वहां पे आप देखिए कि वहां नजदीक में कौन कौन से सिटीज आ रहे हैं, और फिर उसको जो है वो आप लोकेट कीजिए। इस तरह से आप इक्वेटर का भी कर सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, उसको भी आप अलग अलग कलर पेन से पूरी की पूरी लाइन जो है एटलास में उसे आप ड्रॉ कीजिए और उसे अलग कीजिए, ताकि जब भी आप एटलास खोले तब आपके दिमाग में वो लाइन जो है फिर से गौर से देखने का आपको मौका मिले। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में भी आप ऐसा कीजिए कि 82.5 डिग्री आप उसको फाइंड करके उसको पूरी अलग से लाइन बनाए और देखिए कि इलाहाबाद के अलावा और कौन कौन से सिटीज है उसके नजदीक में। इंडिया के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जब इंडिया का पॉलिटिकल मैप लीजिए और देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर जो है वो कौन कौन से स्टेट में से पास हो रही है, पूरी एक लाइन ड्रॉ कीजिए और देखिए कौन कौन से स्टेट उसमें से पास हो रहे हैं। कई बार होता है कि हमें लगता है दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, हम निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जब ऑप्शंस ऐसे आते हैं तो हमें काफी डिफिकल्ट लगता है कि छत्तीसगढ़ आ रहा हो कि नहीं आ रहा होगा, झारखंड उसमें से पास हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें वो लाइन है अच्छे से अलग से हाईलाइटर से अलग कीजिए और इस तरह से जो है मैप को स्टडी कीजिए। यहां से मैं हार्डकोर ज्योग्राफी की स्टार्ट कर देना चाहती हूँ एंड दिस इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी।